हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्टो साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज़। ठीक है, ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होगा। 2 और वीडियोस आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और यदि आपको चैप्टर बाई चैप्टर फुल रिवीजन वीडियोस चाहिए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही जल्दी आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सियल पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। एक्सियल पोजीशन मतलब ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसकी एक्सिस में कहीं पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया है और यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये। ठीक है ना, बीपी हमने नाम दिया, ये है पी पॉइंट हमारा, यहाँ पर पी पॉइंट लिख देते हैं इसको, ये है पी पॉइंट। ठीक है, तो ये बी पी स्क्वायर। सिमिलरली फिर हम माइनस क्यू से निकालेंगे तो माइनस क्यू से दूरी कितनी है, आर प्लस एल। ए पी दूरी है आर प्लस एल, तो यहाँ पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा नहीं है शॉर्ट के चक्कर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है ना, आर की जगह यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, आर प्लस एल पुट करेंगे हम ए पी की जगह, और बी पी की जगह हम पुट करेंगे आर माइनस एल। ठीक है, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना दोनों के कारण, इन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन माइनस साइन आया हमारा, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में से नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्यों माइनस करना पड़ रहा है हमको यहाँ पर, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये क्यू नॉट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, मतलब इसको दूर ढकेलना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है ना, ये इसे अपनी तरफ खींचना चाहेगा। अब जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो अपने हिसाब से फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पास बैठा है तो पॉजिटिव चार्ज का ये दूर करने वाला फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये जैसे मान के चलिए दूर भगाने वाला जो फोर्स है 100 न्यूटन है और जो पास खींचने वाला फोर्स है ये 60 न्यूटन है। अब आप दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा फोर्स हावी होगा यहाँ पर, 100 न्यूटन वाला। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, 100 में से हमको 60 को माइनस करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से माइनस क्यू वाली को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला मिल गया है। के क्यू हमने ले लिया कॉमन, और बी पी की वैल्यू थी आर माइनस एल का स्क्वायर, और ए पी स्क्वायर की वैल्यू थी आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है ना, इसे हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें ये टर्म मिल चुकी है। अब हम यहाँ से जानते हैं अपना डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। 2L क्या है यहाँ पर, डायपोल की लेंथ। ठीक है, तो देखिए ये Q और 2L ये मिलके क्या बना लिए इनने, कैपिटल P, बाकी K और 2R एज इट इज़ रहे, K और 2R एज इट इज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक स्पेशल केस एज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो डायपोल है ये बहुत ही छोटे होते हैं क्योंकि, और ये जो टेस्ट चार्ज रखा है कंपैरेटिवली बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो हमने क्या माना कि जो L है ये काफ़ी छोटा है R से, तो यहाँ पर हम L को कर देंगे नेग्लेक्ट, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर मतलब r की पावर 4 बन गई, और ऊपर एक r था तो r से r हुआ कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया, k की वैल्यू हमने रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, इसके सेंटर पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर हम जैसे ये पेन मान के चलिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर में किसी भी एक पॉइंट पर कहीं पर भी हम एक टेस्ट चार्ज रख दें और हम इन चार्जेस के कारण वहाँ पर एक साथ ये दोनों मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हम एक साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि एक टेस्ट चार्ज पर दूसरे चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स कहलाता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमने लिया है डायपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, ए और बी पॉइंट है। ठीक है ना, तो इसकी टोटल लेंथ है 2L, L के फॉर्म में हमने बांट लिया, हमको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी थीटा एंगल है, यहाँ पर भी थीटा एंगल है।
अब पॉजिटिव चार्ज के कारण हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इसके टुवर्ड्स होगी, इसके साइड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन -q के कारण E2 है जो कि इसके साइड है, और जो E1 है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो इधर साइड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी हमें थीटा एंगल लेना पड़ेगा कंपोनेंट्स के कारण, और यहाँ पर हमारे दो कंपोनेंट बन जाएंगे। E1 का एक E1 cos थीटा कंपोनेंट आ गया और E1 sin थीटा कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली जो E2 है ना, इसके लिए E2 cos थीटा कंपोनेंट हो गया और एक E2 sin थीटा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये दूरी तो सेम है, यहाँ पर भी दूरी सेम है, यहाँ पर भी दूरी सेम है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर होता क्या है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम इस पूरे सेटअप में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है बल्कि दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है ना, ये इस साइड 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये इस साइड 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर टोटल 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की दोनों की अलग अलग इंटेंसिटीज़ के फॉर्मूले लिखे हैं, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया, लेकिन E1 और E2 दोनों तो इक्वल हैं, तो हमने क्या किया, E1 और E2 को हमने कर दिया 2E1 cos थीटा या 2E cos थीटा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया 2E cos थीटा। E की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो E की वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाएंगे cos थीटा का फॉर्मूला। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस क्या है हमारा L, और हाइपोटेनियस कितनी है, √r² प्लस L²। तो इस r² प्लस L² के रूट को हमने पावर 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, E की वैल्यू तो ये पुट कर दी हमने 2 एज इट इज़, और cos थीटा का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ लिख दिया है, 2QL एक साथ लिख दिया है, और ये r² प्लस L² की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, मतलब हो गई 1.5 को हम क्या लिखते हैं 3/2। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2QL को कैपिटल P लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमें फिर से वही चीज़ एज्यूम करनी है कि जो डायपोल की लेंथ है ये कंपैरेटिवली बहुत छोटी होती है r दूरी से। ठीक है, तो L को हमने करा नेगलेक्ट, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, r² बचेगा यहाँ पर, और इसकी पावर 3/2 है, तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, अपॉन में आ गया r³। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³, ये हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल की कोएक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, एप्लीकेशंस देखेंगे हम गॉस लॉ के। ठीक है, 2 एप्लीकेशंस देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं गॉसियन सरफेस क्या होती है, कोई भी क्लोज सरफेस, क्योंकि जो गॉस लॉ है सिर्फ क्लोज सरफेस पर ही वैलिड होता है। ठीक है, तो इसीलिए यदि आपको कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो आपको इसे क्लोज सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा इस चार्ज को। ठीक है, फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं गॉस लॉ की हेल्प से, मतलब आपको एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, ये स्फीयर वाला, कि आपने यहाँ पर उसको स्फीयर के अंदर बंद किया है। ठीक है, और यदि आपको दे दिया जाए एक वायर जो कि भाई जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब हमें इसके अराउंड आपको निकालना है कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एमिट हो रहा है, तो आपने यहाँ पर एक ऐसा टाइप से सिलेंडर एज्यूम कर लिया कि भाई ये एक कोई सिलेंडर है जो कि क्लोज बॉडी है, मतलब ये गॉसियन सरफेस है, और कंडक्टर इसके अंदर प्लेस है, तो आपको इसकी बॉर्डर पर आप निकाल सकते हैं, इसकी बाउंड्री पर आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर हमें एक वायर दे दिया गया है जिसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, इस वायर की लेंथ है L, और हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है, ये है सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस जिसकी सरफेस तक की दूरी है r, और इस सरफेस में जो एरिया वेक्टर है ना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है ds वेक्टर, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये तो रेडियस है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन यहाँ ये सरफेस और ये सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, लेकिन एरिया वेक्टर हमारा आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर है। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है 90। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी, ये दोनों एंगल जो है ना ये 90 बन रहे हैं, और यहाँ पर बन रहा है 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना,
तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डी एस, उससे डॉट प्रोडक्ट हटाए यहाँ आएगा कॉस थीटा, ठीक है। और गॉस लॉ की हेल्प से हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये हो गया ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए हम सिर्फ थर्ड केस कंसीडर करके चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 90 है, 90 डिग्री का एंगल है और cos 90 है, मतलब जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। हम सिर्फ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो हमने ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया है। कॉस जीरो है तो 1 हो गया, ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब ये छोटा सा एरिया। अब छोटे से एरिया को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल एरिया, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह हमने लिखा 2 पाई आर एल, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। फिर हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्यू और इस एल को एक साथ करते हुए हमने लिख दिया लैम्डा, तो हमें यहाँ पर बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन। इसी प्रकार से हमें एक सेकंड एप्लीकेशन करना है। अभी तक हमने क्या कि लाइन चार्ज के कारण निकाली कि भाई वायर है एक प्रकार से हम कह लें, उसके अराउंड निकाली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम निकालने वाले हैं पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। तो देखिए पॉइंट चार्ज के कारण हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये एक सरफेस दी हुई है हमको, जिसे हमने चार्ज दिया तो इस पर चार्ज पूरा सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है आउटवर्ड, और इसी आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही मिलने वाला है हमको। लेकिन यहाँ पर हमें 3 केस लेकर के चलने हैं। पहला केस होगा ये है हमारी, देखिए ये जो ब्लैक कलर से है ना, ये है हमारी मेन सरफेस। हम पहले निकालेंगे कि इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है मेन वाले स्फीयर के, दूसरे निकालेंगे हम कि स्फीयर की बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और तीसरे निकालेंगे कि स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो पहला हमने लिया कि शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। सेम टू सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी लगाई, फाई इक्वल टू ई डी एस, ये हमने निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि स्फीयर है तो इंटीग्रेशन मतलब छोटे से एरिया का ये ds जो था इसका टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर रेडियस कितनी है देखिए हमारी स्मॉल आर है, ठीक है। बाहर वाली स्फीयर के लिए स्मॉल आर रेडियस है, और जो हमारी मेन सरफेस है इसके लिए हमने आर एज्यूम करी है, ठीक है ना। तो अभी हम बाहर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम स्मॉल आर रेडियस को लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ds जो एरिया वेक्टर इसका जो सरफेस एरिया आएगा ना, ये आएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर क्यों आया, क्योंकि बाहर वाले स्फीयर की बात हो रही है। ये मिल गई फाई की फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू मिल जाएगी फाई की गॉस लॉ से, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वल कर दिया तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्फीयर के आउटसाइड, ठीक है ना, मतलब बाउंड्री से दूर। सेकंड में जब हमारा ये जो पॉइंट चार्ज है ये यहाँ पर हम रख दें, मतलब जो एरिया वेक्टर है अपने इसी सरफेस का ले लें, तो यहाँ पर हमें स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल आर जो थी बड़ी रेडियस थी और कैपिटल आर जो है हमारे सरफेस तक की रेडियस है। तो हमने इन दोनों को रिप्लेस किया तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा वो सिर्फ आर चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 केसेस। थर्ड केस जो हमने किया उसमें हमने ये देखा कि भाई जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो चार्ज तो सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। ये है हमारे 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं अपना 5th डेरिवेशन जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि जैसे कि हम इनफाइनाइट, ये है इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से किसी एक इसकी फील्ड के अंदर लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, इस Q0 को उठाकर इसकी फील्ड में लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा हमें वही कहलाता है पोटेंशियल इस पॉइंट पे, ठीक है। हम निकाल रहे हैं A पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है, ऐसे V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू होता है वर्क, मतलब हमें टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा अपॉन में इस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। इनफाइनाइट से उठाकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में किया जाने वाला वर्क कहलाता है पोटेंशियल इस पॉइंट पर।
लेकिन हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई हमने सीधे एक साथ वर्क निकाल लिए। हम कैसा कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये हमें इतनी ये दूरी हमने बोली कि भाई हमें आर दूरी तक लाना था, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं छोटी सी डी आर दूरी के कारण। ठीक है, पहले डी आर के कारण निकाले और इसे इंटीग्रेट कर दिया तो आर के कारण मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए हमने वही किया है, ये है हमारा इनफाइनाइट पॉइंट और हमें उठा के इस पी पॉइंट पर लेकर आना है। ठीक है ना, लेकिन हम सीधे पी पॉइंट के लिए नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे ए से बी तक के लिए। ठीक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो मोशन करवाने में जो भी वर्क करना पड़ा उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई हम जानते हैं रिलेशन होता है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी डी आर एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है। हो क्या रहा है, ये भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ये भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। अब जैसे जैसे हम इस चार्ज को पास लेते जाएंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ करवा रहे हैं, क्यू नॉट को हम इधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इस साइड इसको दूर धक्का मार रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में डायरेक्शन मतलब एंगल कितना है, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ये है फोर्स की डायरेक्शन। एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा की जगह हमने क्या रख दिया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो हमें जो स्मॉल वर्क डन मिला वो मिला -Q नॉट ई डी आर। ठीक है ना, अब ये तो हमारा आ गया स्मॉल वर्क डन, हमें निकालना था टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने इस टर्म को इंटीग्रेट कर दिया। ई की वैल्यू अभी हम पुट कर देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये और ये क्यू ये सब टर्म तो कांस्टेंट है, सिर्फ आर स्क्वायर होगा इंटीग्रेट डी आर के रिस्पेक्ट में। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी वर्क डन की टोटल, हमें मिल जाएगी वर्क इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर। ये हमें मिलती है फाइनल वैल्यू वर्क की। अब यहाँ से जो हमारा टेस्ट चार्ज है ना, इसको हम नीचे ले जा लेंगे वर्क के। तो वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मिल गया। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वर्क अपॉन चार्ज तो पोटेंशियल होता है, तो इस वर्क अपॉन चार्ज की जगह हमने रख दिया पोटेंशियल यानी V। तो हमें मिल गया एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, आर स्क्वायर यहाँ पर आर, अगर आपको आर स्क्वायर दिख रहा है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और अगर आर अकेला दिख रहा है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो हम 5 डेरिवेशंस अपने क्लियर कर चुके हैं। 6th डेरिवेशन है हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक हमारा इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पर रखा हुआ है, इसे हमें रोटेट करवाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले एक डेरिवेशन है जिसमें हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। यहाँ पर P क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, PE साइन थीटा हमारा आ चुका है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या है रोटेटिंग वाला फोर्स है, मतलब रोटेशन करवा रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं टॉर्क। और जो रोटेशन हो रहा है बहुत ही स्मॉल हो रहा है और एंगुलर फॉर्म में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम थीटा के फॉर्म में लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि हम हमेशा ही पहले छोटी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट करके टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉर्क का फॉर्मूला तो ये लिख लिया है। अब हम वही वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है। इसके बाद हमने टाउ की वैल्यू पुट करी यहाँ पर टॉर्क की PE साइन थीटा। लिमिट हमने ली 0 से थीटा कि भाई 0 एंगल पर था, अब हम थीटा एंगल पर इसे रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो PE साइन थीटा डी थीटा। अब PE कांस्टेंट टर्म्स हैं तो बाहर चले जाएंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा लिमिट 0 से थीटा के लिए। तो जो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ये मिलेगा PE माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर ये माइनस को अंदर कॉस थीटा -1 मिला था, इस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल गया वर्क इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। यही होता है हमारा मेन फार्मूला। इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक डायपोल को किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखें तो उसे रोटेट कराने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके 3 केसेस होते हैं। जब थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करें तो हमें वर्क डन भी कितना मिलेगा 0। ठीक है ना, जब हम थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो हमें वर्क की वैल्यू मिल जाएगी PE, और जब हम थीटा इक्वल टू 180 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो वर्क डन मिलेगा ये डबल मिलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोडक्ट का। ठीक है,
आई होप आपको ये 6 डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और मुझे लग रहा है कि अभी आप शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बोर हो रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ डेरिवेशंस अपने अल्टरनेटिंग करंट के एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स के। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सेस के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। बड़ी देर से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते आ रहे थे तो बिल्कुल ज़बान पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी एक सर्कुलर लूप जो कि करंट कैरी कर रहा है। इसका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने लिया dl और इसी के अपोजिट एक और लेंथ एलिमेंट लिया dl डैश। हमेशा दो अपोजिट्स के कारण हमको लेना है, एक अकेले के कारण हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो लेंथ एलिमेंट्स के कारण हमने इस टाइप का डायग्राम बनाया है। सर्कल की जो रेडियस है ये है a और सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहाँ तक की जो दूरी है वो है x। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से ये डायग्राम बना सकते हैं। ये वाली हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, √a² + x² वैल्यू आ गई है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें इस लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और किस डायरेक्शन में होगी ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी कॉइल है ये इस तरीके से है। ठीक है, ये ऐसी नहीं है, आपको ऐसा डायग्राम नहीं समझना है इसको, ये 3D है एक्चुअली। तो इस तरीके से है और यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है ना ये ऐसा बन रहा है। देखिए इस टाइप से है ये, यहाँ से हमने ऐसा बनाया है, इस टाइप का सेटअप बन रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक 3D इमेजिनेशन के साथ हम सोचेंगे ना तो ही हम इस डायरेक्शन को समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये dB की डायरेक्शन जो ली है इस एंगल पर ही क्यों ली है। देखिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम इस तरीके का सेटअप समझते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा है, ये जो है हमारी ये उंगली जो है ना हमारी ये करंट एलिमेंट को बता रही है और ये है ये इस डायरेक्शन को बता रही है dl को। ठीक है ना। तो ये जो थंब है ना मेरा टेढ़ा इस एंगल पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना। देखिए ये अगर मेरी कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल रखी हुई है, ये यहाँ ऐसा आ रहा है। ठीक है ना, ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पर ये जो थंब है ना मेरा ये एंगल कर रहा है 45 डिग्री के अराउंड आप मान के चलिए। ठीक है, तो ये हमने माना कि कोई यहाँ पर कोई थीटा एंगल पर मेरी जो उंगली है ये इस टाइप से आ रही है। ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा था थंब। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन ले ली dl कंपोनेंट के कारण dB मैग्नेटिक फील्ड की। सिमिलरली dl डैश के लिए जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली वो आ जाती है ये वाली dB डैश। ठीक है, अब ऐसी डायरेक्शन है तो हमको हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट और वर्टिकल के लिए दो कंपोनेंट्स तो लेने पड़ेंगे। तो हमने ले लिया dB का कंपोनेंट dB cos थीटा dB sin थीटा। सिमिलरली dB डैश के कारण जो हमने लिया है ये dB डैश cos थीटा और dB डैश sin थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस पूरे सर्कुलर लूप में करंट एक साथ ट्रैवल कर रहा है। लेंथ एलिमेंट की हमने लेंथ सेम ली है, यहाँ पर सब डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ पर जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड होंगी dB और dB डैश इनकी मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगी। तो थीटा भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है dB और dB डैश का। तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कर देंगी कैंसिल आउट। तो जो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो निकालेंगे dB sin थीटा और dB डैश sin थीटा। ठीक है, इन दोनों के एडिशन से ही हम निकाल पाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ इन छोटे छोटे दो एलिमेंट्स के कारण है, हमें चाहिए पूरे लूप की एक्सेस के कारण। तो हम ये dl जो है ना इनको कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि लेंथ एलिमेंट बराबर है तो उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो भी बराबर होगी। तो यहाँ से बायोट-सावर्ट लॉ से हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है ना, दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर हैं। हमने आर की जो वैल्यू है वो है a² + x²। ठीक है ना, यहीं इससे लेकर p पॉइंट तक की दूरी ये है। तो r² जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, a² + x² अकेला बचेगा। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट के कारण, लेंथ एलिमेंट के कारण। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जब हम इसके साइन थीटा वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, कॉस थीटा वाला तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड में जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई उसके साइन थीटा वाले कंपोनेंट को कर दिया इंटीग्रेट। तो इस वैल्यू को हमें इंटीग्रेट करना है। बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगी। तो सारी चीज़ें हमारी निकल चुकी हैं बाहर। अंदर क्या बचा, सिर्फ dl बोले तो ये पूरी जो लेंथ है सर्कुलर लूप की वो बची। तो हमें मालूम है कि किसी भी सर्कल की जो लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं ये एक्चुअली उसकी क्या होती है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2π × रेडियस। यहाँ पर रेडियस हमने ली है स्मॉल a, तो यहाँ पर 2π के साथ स्मॉल a रख देंगे हम। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन सिर्फ dl का हो रहा है, तो इंटीग्रेशन होने के बाद हमें मिल गई टोटल सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये सर्कुलर लूप जो है इसकी टोटल सरकमफेरेंस आ गई 2πa।
ठीक है। 2 पाई से ये 4 पाई हमने कैंसिल आउट किया तो हमें ये फाइनल फार्मूला मिल जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एट द एक्सेस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो हमने कवर करा है। अब हम देखते हैं दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपस में एक दूसरे पर किस नेचर का फोर्स लगाते हैं, ठीक है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें हमें दो वायर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये दो वायर्स हैं हमारे I1 I2, इनमें से करंट ट्रेवल कर रहा है, ए और सी हमने वायर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। हमने ये मान के चले हैं कि जो हमारा करंट है ऊपर यदि ट्रेवल कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हम फिंगर की कर्ल से निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड I2 है ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी, ठीक है। ये जो फिंगर है मेरी ऐसी कर्ल करेंगी तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये अंदर साइड होगी और यदि थंब को मैं करंट की डायरेक्शन में रखूँ तो यहाँ पर आउटसाइड होगी, ठीक है। तो I2 करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है ये है आउटसाइड, ठीक है, बाहर आ रही है। तो हमने इस डायग्राम से बताए हैं और एक्स बताए हैं यहाँ से अंदर जा रही है, ठीक है। I2 के कारण यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और यहाँ पर बाहर आ रही है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली I1 करंट के कारण यदि हम निकालें तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये अंदर जा रही है, तो यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। यहाँ पर ये साइन बना दिए हैं I1 की मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मतलब जो ए वायर है ना इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी ना यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में है और जब ये बाहर आएगी तो ये यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है ना। मतलब एक यहाँ से बाहर आ रही है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से बाहर आ रही है और इसकी भी बाहर आ रही है। ये दोनों आउटवर्ड्स हुए हैं और ये दोनों इनवर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़े थे अपना लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट का, तो वहाँ से हमें ये वाला प्रूफ मिला था μ0I/2πr, ठीक है। वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए निकाली। मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमें एक फॉर्मूला और याद है कि जब चार्ज फ्लो करते हैं तो उन पर कोई फोर्स लगता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है F = I/L×B या फिर F = BI/L/sin θ। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जनरलाइज फार्मूला देखना है कि भाई ये फोर्स तो लगेगा। अब हमें दोनों पार्ट्स के लिए निकालना है। पहले हम I1 करंट के कारण निकालेंगे, ये I1 वाले वायर के कारण निकाल रहे हैं बेसिकली। तो देखिए जब फोर्स फर्स्ट कंडक्टर ने जो फोर्स लगाया वो लगाया I1 करंट के कारण, लेकिन किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो B2 मैग्नेटिक फील्ड में है ना, क्योंकि I2 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 पे आ रहा है, I1 वाले वायर पे आ रहा है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये फोर्स को हम सॉल्व करके ये फॉर्मूला ले आए हैं F1 = μ0I1I2/2πr, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम F2 निकालेंगे कि भाई इस पर कितना फोर्स लग रहा है सेकंड वाले वायर पर फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने करंट तो I2 रखा है कि भाई इस करंट के कारण लग रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो B1 की आ रही है यहाँ पे। देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो हम इसमें अगर I फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये B2 है, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए I1 करंट जो है ना इस करंट इस चार्ज इस वायर में फ्लो कर रहा है और ये किस मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए I2 की मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप की बन रही है, ये I2 की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो I2 की मैग्नेटिक फील्ड हो गई B2 और B2 में I1 करंट का एक कंडक्टर रख दिया अपन ने। तो यहाँ पर देखिए B2 में I1 करंट का कंडक्टर रख दिया और हमने फोर्स कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब B1 मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड में एक I2 करंट वाला कंडक्टर रखेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा और ये दोनों ही फोर्स सेम आते हैं। सेम आने का मतलब क्या है कि भाई देखो दोनों ही फोर्स जो होंगे ना अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अरे ये रिपल्शन लिखा गया यहाँ बाय मिस्टेक, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और दोनों ही फोर्स इक्वल एंड मैग्नीट्यूड होंगे और डायरेक्शन भी सेम होगी दोनों की, मतलब अपोजिट होगी, एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन आपका क्लियर हो चुका है। ये डेरिवेशन हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको एक बार में शायद समझ में ना आए, इसके 2 बार देखें और एक बार खुद से रीड करने की कोशिश करें, ठीक है ना। हो सकता है आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाए। बायोट-सैवर्ट लॉ एकदम बेसिक लॉ है, बिल्कुल सिंपल लॉ है, जो कि हमें बताता है
कि यदि किसी एक्स वाई वायर में से आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण, छोटे से टुकड़े के कारण जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। जो छोटी यहाँ पर छोटे लेंथ एलिमेंट के कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डी बी, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब इन सभी के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, लेकिन दूरी के बढ़ाने से जो है ना इंटेंसिटी कम होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कॉन्स्टेंट हम ले लेते हैं जो कि मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जो कि हमें मीडियम के बारे में बताती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते थे। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें आर अपॉन आर का मल्टीप्लाई करना है, तो साइन थीटा हटेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा डी एल और आर के बीच में, नीचे आर क्यूब लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल है बायोट-सावर्ट लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। हम देखते हैं अपने आज के इस वीडियो का लास्ट डेरिवेशन, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है ना। इस कॉइल में फ्लो हो रहा है आई करंट, यहाँ पर हम लिख देते हैं आई करंट। यहाँ पर देखिए डी एल जो हमारा ये स्मॉल लेंथ कंपोनेंट है, ठीक है ना सॉरी, इसे हम करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से करंट आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है, बाहर हो रहा है सॉरी। बायोट-सावर्ट लॉ हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है बायोट-सावर्ट लॉ से। देखिए डीएल की डायरेक्शन है ये, सॉरी आई की डायरेक्शन तो ये है और डीएल लेंथ कंपोनेंट की डायरेक्शन है ये। तो यहाँ पर हमें जो थीटा मिल रहा है ये मिल रहा है 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री मिल रहा है, तो हम यहाँ पर साइन 90 रख देंगे, तो हमें फॉर्मूला मिल गया डी बी का ये। ठीक है, अब यहाँ से हमें तो निकालना थी नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो निकल रही है ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, छोटे से एलिमेंट के कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। हमें निकालनी है टोटल, तो पूरे वायर के कारण, तो यहाँ पर अभी डीएल के कारण डी बी निकल रही थी, और पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ के कारण हम बी निकाल पाएंगे। तो सर्कल की पूरी लेंथ होती है उसकी सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पाई इंटू रेडियस। यहाँ पर रेडियस है आर, तो यहाँ पर जो हमारी जो टोटल इसकी लेंथ जो हो जाएगी ना, ये होगी 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने म्यू 0 4 पाई आई और आर स्क्वायर, इन सबको तो कॉमन निकाल लिया। इसकी छोटी सी जो लेंथ थी इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि इस सर्कुलर कॉइल की पूरी लेंथ मिल जाए, टोटल लेंथ। तो ये तो टोटल लेंथ आ चुकी है 2 पाई आर, जो कि क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है। अब तक तो शायद आपको याद हो गया होगा, हमने इतनी बार ये यूज़ कर लिया है कि ये हमें सरकमफेरेंस मिल चुकी है। ठीक है ना, तो बस हमें ये सारी चीज़ें को एक साथ लिखा, यही हमारी आ गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इंटरेस्टिंग शायद ना भी लगा हो, क्योंकि भाई एग्ज़ाम टाइम पढ़ना इंटरेस्टिंग तो नहीं लगता है वैसे, मोस्टली पीपल्स को नहीं लगता है। कुछ ही लोग हैं भाई गॉड गिफ्टेड माइंड वाले जिनको पढ़ना अच्छा लगता है। एग्ज़ाम टाइम में तो इतना टेंशन होता है कि दिक्कत चली जाती है, दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है। हाँ, अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है ना, तो आपको ज़रूर इंटरेस्ट आ रहा होगा ये सब चीज़ें पढ़ने में, और आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट के साथ। अगले 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे हम। तब तक इन्हें बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। आपके डेरिवेशन में मान के चलिए अगर 100% में से 70% मार्क्स तो ये डेरिवेशन दिलवाएंगे आपको। जितने भी डेरिवेशंस आए, इतनी तो गारंटी है कि भाई 70% तो इधर से आएगा इस वीडियो से, आपका ये वीडियो सीरीज़ से। ठीक है ना, तीनों वीडियो देखने के बाद आप 100% डेरिवेशंस में से 70% डेरिवेशंस बिल्कुल सही करके आएंगे। 70% डेरिवेशंस फंसेंगे ही आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, गुड बाय।